हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपना 39 इलस्ट्रेशन तक कर लिया था और आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 40 से करेंगे और 40, 41 जो भी इतना ही बनते हैं उतना करेंगे। बट जो 40 इलस्ट्रेशन और 41 इलस्ट्रेशन है, इस पे एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है जो है एक नॉर्मल लॉस का। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर इंस्टीट्यूट ने बड़े क्वेश्चन दिए। वो चाहता है कि मैं मटेरियल का क्वेश्चन पूछूं या लेबर का क्वेश्चन पूछूं, बड़ा पूछूं, तो वो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहां पर डाल देगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस अंडर मटेरियल एंड लेबर। सर मैंने क्या करा, अंडर मटेरियल एंड लेबर, मतलब मैं आपको चाहे मटेरियल का कंसेप्ट समझाऊं चाहे लेबर का समझाऊं, दोनों में सिमिलर चीज एप्लीकेबल होगी। मैं यहाँ पर आपको आज मटेरियल के हिसाब से समझा रहा हूँ, बट जब लेबर क्वेश्चन आएगा तो सेम जो मटेरियल में हमने पढ़ेंगे वही हम लेबर में भी एप्लीकेबल करेंगे। राइट, चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए हमसे ना तीन से चार टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड डाटा और ये दे रखा है आपको एक्चुअल। छोटा कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ दे रखा है मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। तीन टाइप के मटेरियल दे रखा है। ये आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डाटा, ये आपको दे रखा है एक्चुअल डाटा। इसका करेंगे टोटल, यहां से लेस होगा नॉर्मल लॉस, के बाद जो निकल कर आएगा वो आएगा आउटपुट। ठीक है सर। ये टाइप नंबर 1। ये टाइप नंबर 2 और ये टाइप नंबर 3। सर समझाइए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे बस इसको उतारने। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। सर जब हम बात करते हैं मटेरियल की या हम बात करते हैं लेबर की, और एक से ज्यादा जब मटेरियल होते हैं तो वहां पर हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए थी, और क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है तो यहाँ से दो चीजें निकल कर आती है। एक होता है मिक्स वेरिएंस, और क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम भी नहीं आते तो आता है यील्ड वेरिएंस। ये दो बातें हमने सीखी थी। सर देखिए मटेरियल ए में 100 केजी ऑफ मटेरियल लगना था, 200 केजी मटेरियल लगना था, यहाँ 150 केजी लगना था और यहाँ पर 100 केजी लगना था। राइट, इस हिसाब से तो आपका यहाँ पर 200, 300, 400, 450 केजी हो गया, 450 केजी हो गया, जिसमें मैंने कहा भाई 50 केजी का आपका लॉस हो गया और आपके 400 केजी आपका एग्जाम्पल सकते हैं। देखिए हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जरूरी नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हमने कोई रॉ मटेरियल डाला और रॉ मटेरियल 100% यूटिलाइज हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जहां पर हम रॉ मटेरियल डालते हैं और उसमें कुछ टाइप्स ऑफ वेस्टेज होती है जिसको हम रोक नहीं सकते, वो होनी है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस। इस पेन को देखिए, जब ये पेन को आप देखते हो तो इस पेन को शेप देने के लिए कुछ चीजें की कटिंग करी होगी। अब देखिए आगे से थोड़ा नोकीला है, इसमें भी शेप देने के लिए पेन तो बिल्कुल गोल होगा, राइट, गोल होगा, आगे तक गोल होगा तो आगे से शेप देने के लिए कटिंग करी होगी।
ठीक है जी, ऊपर से कटिंग करी होगी, इसमें यहाँ पर रबर डाली जिससे वो लिखने में स्मूथ रहे, पीछे से कटिंग करी, रबर डाली इसमें स्मूथ रहे, पीछे से थोड़ा शेप देने के लिए, अच्छा शेप देने के लिए हमने कटिंग करी। तो जब ये पेन पूरा गोल था, जो आप कट कर रहे हो, तो वो एक वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, नहीं निकल रहा? निकल रहा। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर नॉर्मल टाइप्स की वेस्टेज होती है। नॉर्मल वेस्टेज को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, कोई फिनिश गुड्स हम बनाने के लिए रेडी है, कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसमें कुछ वेस्टेज होगी ही, इसको हम रोक नहीं सकते, ये होनी ही है। किसी भी पेन को बनाने के लिए जब कटिंग करेंगे तो उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट हो जाएगा, प्लास्टिक का कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए हम इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। जबकि दोस्तों एबनॉर्मल लॉस चीजें अलग होती है, वो हमारी मिस्टेक की वजह से होता है। हमने क्या गलती करी? हमने कहा कि भाई हमने पेन बनाया और गलती से ये टूट गया बीच में से, अभी मेरी गलती है, ये एक नॉर्मल लॉस नहीं है, ये हमारी गलती की वजह से होगी, उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस समझाने की नहीं जा रहा मैं उतना, बट मुझे जो बेसिकली समझाना था वो नॉर्मल लॉस समझाना था, जो एक ऐसा लॉस जो होना ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। अब मेरी बात समझिए, मैंने एक प्रोडक्ट बनाना है, एक फिनिश गुड बनाना है, जिस फिनिश गुड में बनाने में मुझे 3 टाइप के मटेरियल लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा, स्पीड को 1.5 से अब मत बढ़ाइएगा, मुझे पता है लोग 2.5 की स्पीड में भी 2 की स्पीड में देखने लग जाते। जब बात कॉन्सेप्ट की आती है तो उसको नहीं समझो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार क्वेश्चन में मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक नहीं रहा, बट कॉन्सेप्ट में स्पीड कम रखिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 टाइप का मटेरियल लगता है। हमने स्टैंडर्ड सेट करा कि देखिए मटेरियल ए 200 केजी लगेगा, मटेरियल बी 150 केजी लगेगा, और मटेरियल सी जो है वो आपका 100 केजी लगेगा। तो टोटल 450 केजी हमारा लगता है रॉ मटेरियल एबीसी मिलाकर, जिससे हमारा एक फिनिश गुड बनेगा। अब जब हमारा फिनिश गुड बनता है तो उसमें 50 केजी का लॉस आता है, और 400 केजी लगभग एक्चुअल यूज हुआ या एक्चुअल आउटपुट जनरेट हुआ, इस तरीके से आप समझ लीजिए। 400 करीब केजी आउटपुट हमारा मेन रहा, इसमें हमारा कुछ पार्ट ऑफ लॉस भी हो गया नॉर्मल, जो हम रोक नहीं सकते, होना ही। अब क्या है कि क्वेश्चन ये समझ में आ गया नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट, ठीक है जी। अब एक्चुअली में ये हुआ कि यहां पर 200 की जगह 250 केजी लगा, 150 की जगह पर 100 केजी लगा, और दोस्तों 100 केजी की जगह यहां पर 100 ही केजी लगा। तो जब इन तीनों का टोटल करा तो ये 450 केजी आया, ये 400 केजी आया। और इस तरीके से इसको रुक जाओ, उसको एक मिनट दीजिए मुझे, ये 150 कर दो और इसको 500 कर दो, यहां 500 केजी लगा, जिसमें से लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो 10% इसमें भी लॉस हो गया 50 का, और 450 केजी इधर 100 का लॉस हो गया, मान लो मुझे बराबर लेकर आना है, तो 400 केजी इधर भी आउटपुट जनरेट। अब एक्चुअल की कहानी को समझो, एक्चुअल में क्या था कि सोचा था मटेरियल ए 200 केजी लगेगा, लग गया 250 एक्चुअल में। मटेरियल बी सोचा था 150 लगेगा, पर वो 100 ही लगा। और मटेरियल सी सोचा था कि 100 केजी लगेगा, पर वो 150 लग गया। जहां हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड में हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लान हमने क्या सोचा कि यार 50 केजी लगभग नॉर्मल लॉस हो जाएगा, पर एक्चुअल में जब बनाना चालू करा तो 100 केजी का नॉर्मल लॉस हो गया। इतना हो गया सर, रोक ही नहीं पाए, इतना तो होना ही था। ठीक है सर, तो ये डाटा है आपको। अब आप देखिए कि पहले क्या होता था, हमारे पास इतना पोर्शन गिवन होता था और नीचे का पोर्शन गिवन नहीं होता, तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते थे कि देखो 450 केजी बनाया था, स्टैंडर्ड सेट करा था, पर आपने बनाया 500, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाता था, यील्ड वेरिएंस आ जाता था। और ये 500 जो है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से हमें बांटनी होती थी। अब प्रॉब्लम ये है, जब ये नॉर्मल लॉस आ गया तो इसके बाद का आउटपुट का भी कुछ ना कुछ रोल हो गया। यहाँ पर यहाँ 400 आ गया, यहाँ 450, तो अभी समझ नहीं आता स्टूडेंट को, मेन इतना ही है, समझ नहीं आता किस चीज के लिए कि यार मैं किस क्वांटिटी को लेकर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल, ये दिक्कत है। इसलिए कंसेप्ट लाया गया नॉर्मल लॉस का अंडर मटेरियल और लेबर के, कि भाई मैं कौन सी क्वांटिटी को लूं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए, मैं 400 लूं या 450 लूं। भाई पेपर में आ जाओ और मैंने मान लो ये नहीं पढ़ाया होता तो आप क्या करते, कैसे कंफ्यूज हो जाते कि यार आफ्टर नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी को लेना चाहिए, कंसीडर करूं, या बिफोर नॉर्मल लॉस वाले। इसलिए दोस्तों तो एक पहला टाइप ये है, बिफोर नॉर्मल लॉस में आपका ये जो अमाउंट है वो डिफरेंट रहता है और आफ्टर में ये जो अमाउंट है सेम रहता है। ये हमारा पहला टाइप।
ये क्या है, डिफरेंट है, और ये क्या है, सेम। ये डिफरेंट है और ये सेम। टाइप नंबर 2 पे आ जाओ। 200 केजी, 150, 100 केजी, 450 केजी, 50 केजी का लॉस, और 400। इधर आ जाते हैं। 250 केजी, 100 केजी, 150 केजी, 100 केजी, यहाँ 450 केजी आ गया। यहाँ पर मान लो 100 केजी का वो हो गया। अब आप दूसरे वाले टाइप को देखेंगे। आप दूसरे वाले टाइप को देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल लॉस से पहले तो सेम है, पर नॉर्मल लॉस के बाद डिफरेंट है। देख रहे हो आप, नॉर्मल लॉस से पहले सेम क्वांटिटी आ रही है, पर नॉर्मल लॉस के बाद डिफरेंट क्वांटिटी आ रही है। इधर वाले देखेंगे तो नॉर्मल लॉस के बाद सेम था, नॉर्मल लॉस से पहले डिफरेंट था। टाइप नंबर 3, पहले तो 3 टाइप के क्वेश्चन समझो और इसमें से देखना ये कौन सा टाइप हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैं सारा ही कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो ये वाला टाइप है, इसमें ऐसा करना होता है, ये वाला टाइप है, इसमें ऐसा करना होता है। ये आ गया 200 केजी, ये आ गया 150, ये आ गया 100, ये 450, और ये 50 केजी का लॉस हो गया स्टैंडर्ड के हिसाब से, और 400 केजी यहाँ पर आ गया। एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ आ गया 250 केजी, यहाँ आ गया 100 केजी, यहाँ आ गया 150 केजी, ये आ गया जी 500। 50 का हमने लॉस रखा, और यहाँ पर 450। अब आप इधर देखेंगे तो ऊपर वाला भी अलग है और नीचे वाला भी अलग है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बस ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। 3 टाइप। सर ऐसा हो सकता है कि तीनों सेम हो, दोनों सेम हो, ऊपर वाला भी सेम हो, नीचे वाला भी। देखिए ऐसा होने के चांस 0.999% है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि आप जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो वो इतना एक्यूरेट है, कि इतना एक्यूरेट है, आपने जो सेट करा है वो इतना एक्यूरेसी है कि आपका 100% स्टैंडर्ड से मैच हो जाए। पर ऐसा आपको पता है ये चांसेस बहुत कम है कि जो मैं स्टैंडर्ड सेट करता हूँ उसमें एक्चुअल में जो होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं। एक्यूरेसी तो होती है, एक्यूरेसी नहीं होती। अगर एक्यूरेसी ही होती तो वेरिएंस आता ही नहीं, और वेरिएंस आता ही नहीं तो मैं ये निकालता क्यों, चैप्टर बनता क्यों। अगर मेरा स्टैंडर्ड ही एक्चुअल से मैच हो जाए, जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ और वही इतना एक्चुअल आ जाए, तो वेरिएंस निकलेगा दोस्तों, नहीं निकलेगा ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर वाला भी सेम आ जाए और नीचे वाला भी सेम आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गया तो फिर किस बात का वेरिएंस, कोई वेरिएंस बनता ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्या करना होता है। करना क्या होता है, सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है आपको कि जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो कौन से वाले आउटपुट को लेकर कंसीडर करना होगा। तो सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा बिफोर नॉर्मल लॉस के हिसाब से लेना होगा। तो मान लो ये हमारा बिफोर नॉर्मल लॉस है, तो यहां इस बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किस बेसिस पर, इस बेसिस पर। जब आपका ये दोनों सेम हो या सेम ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा ऊपर वाले से कैलकुलेट होगी। कई बार ऐसा होता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, पर टाइप के अनुसार है। पर अभी जब ऊपर वाला दोनों अलग अलग हो तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है 450 केजी सेट करा था आपने, 500 केजी बनाया और नीचे क्या आ रहा है, सिर्फ बराबर आ रहा है। जब नीचे बराबर आएगा ना तो आपके लिए ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाले को देखो, जहां डिफरेंस है सिर्फ उसको देखना है, जहां डिफरेंट आ रहा है उसको देखो। ठीक है, 450 केजी है, 500 केजी यहां बनाया हमने, कहा चलो ठीक है, आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना, ज्यादा लग गया, तो यहां से ये डिफरेंस से क्या आ जाता है, यील्ड वेरिएंस आ जाता है। अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, दोनों को डिफरेंस से क्या आएगा, यील्ड आएगा। और 500 केजी को इस रेशियो में जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे दोस्त, 500 केजी को किस रेशियो में बांटना है, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे।
500 केजी को कैसे बांटेंगे? स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है जी? 20 15 10 5 4 3 2, 4 रेशियो 3 रेशियो 2, मतलब आ जाएगा 9। तो क्या करेंगे सर? 500 4/9, 500 केजी 3/9, 500 केजी 2/9। तो इस हिसाब से आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगी। और जैसे आपकी रिवाइज निकल, लेकिन हमें वेरिएंस निकालना तो बहुत ईजी है। 500 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 222.22, 166.67, 111.11। तो इस तरीके से आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। इसमें नया क्या था? नया ये नहीं है। नया क्या था? नया ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि बिफोर और आफ्टर में डिफरेंट क्या है। बिफोर है डिफरेंट, हमेशा कैलकुलेट ऊपर वाले से होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नीचे वाले से नहीं होगा। नीचे वाला जब डिफरेंट आता है तो एक नई चीज कैलकुलेट होती है। ये आपका नया कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। आइए मैं आपको अगला वाला बताता हूँ। अगले वाले में देखो कि ऊपर वाला सेम है। जो ऊपर वाला सेम है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की नीड नहीं होती। कब नहीं होती? कब नहीं होती? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अलग से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की नीड नहीं है। नो नीड टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिकॉज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने सीधा सीधा लिख दी, 200 150 और 100, 200 150 और 100, ये मेरी रिवाइज स्टैंडर्ड सर बिना देखे लिख दी, बिना कैलकुलेट करके लिख दी। कैसे निकालते रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? जो स्टैंडर्ड जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटो। अब बांट के देख लो, एक्चुअल क्वांटिटी को जब स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटोगे, मतलब 4 3 2 के हिसाब से बांटोगे, तो ये 200 150 और 100 ही तो आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना दोस्त। अब ये दोनों सेम होने की वजह से क्या है, हमें ये देखना है कि 450 जो केजी है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए। सर इतना ही होगा, ये 450 केजी का इतना ही तो आएगा, आप निकाल के देख लो। सर जब ये अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग होता है तो मुझे अलग से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो आया है स्टैंडर्ड 450 के हिसाब से, ये 500 है तो 500 के हिसाब से क्या क्या यूनिट आएगी वो निकालना पड़ता है। पर ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कितना होना है? इतना ही होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 450 को बांटो, 450 को जब आप बांटोगे, 450 को 450 केजी को आप बांटोगे 4:3:2 में, तो सर यही आएगा। आप देख लीजिए करके। तो इस केस में आप ये मान के चलो कि भैया मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकालनी, ये दोनों तो सेम ही है। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए? इतना ही होगा, 203। तो स्टैंडर्ड को ही रिवाइज मान लेंगे। अगर 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 मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझो, कैलकुलेट करने जाओगे, तो 450 को जब 3:2:1 में बांटो, 4:3:2 में बांटोगे, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि यार ये तो यही आ रहा है ना। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ यार रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानी जाएगी। रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है। मैं मत लिखो, ये कैलकुलेट कर लो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे सीधे कैसे करते हो, पहले स्टैंडर्ड रेशियो निकालो, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेशियो के साथ बांट दो, यही आ जाएगा। तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ यार ये तो वैसे ही था, रटना नहीं है। फिर क्या था, तो फिर करना क्या है सर? अब ये वाली क्वांटिटी जब स्टैंडर्ड बन गई रिवाइज, तो फिर स्टैंडर्ड भी तो होनी चाहिए। इसलिए यहां पर हम नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, तो नाम आएगा न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई रिवाइज। तो अगर ये रिवाइज क्वांटिटी बन गई, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के फॉर्मूले में, भाई एक फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज होता है, एक फॉर्मूले में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज होता है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, पहला आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। मुझे बताओ ये दोनों सेम ही तो होंगे अमाउंट। अगर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और यही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इन दोनों के जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 200 150 500 है और रिवाइज भी यही है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे में तो वेरिएंस निकलेगा ही नहीं। इसीलिए जब हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाता है, क्यों बन जाता है? क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों सर सेम है, और सेम होने की वजह से ये जो स्टैंडर्ड है वही रिवाइज बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमें न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है। इसका लॉजिक भी देता हूं। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है
कि जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई ना आफ्टर लॉस के बाद, वो एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट एज पर एक्चुअल क्वांटिटी होना चाहिए, और इसी को नाम दिया रिवाइज नहीं, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या नाम दिया इसी को? न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसी को नाम दिया, और वो यहां से कैलकुलेट होगा, इस दोनों के डिफरेंस। अब कैसे कैलकुलेट होगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा बड़ा सही। देखिए अगर सही तरीके से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ध्यान लगा के समझोगे तो भी समझ में आएगा। एक बात बताइए, इस अभी मैं आपको क्या समझाता है, पीछे समझाते आ रहा था, पीछे मैंने आपको ये समझाया था कि दोस्त जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 यूनिट का दे रखा है, और जो एक्चुअल है वो 1000 यूनिट का दे रखा है। पिछले वाली में समझाया था। फिर मैंने कहा था कि कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 यूनिट का दे रखा है और जबकि एक्चुअल आउटपुट है वो 1000 यूनिट का दे रखा है। तो हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से 1000 में कन्वर्ट कर रहे थे, बराबर कर रहे थे कंपेयर करने के लिए, राइट। वही यहां पर भी करेंगे। ये 400 केजी के हिसाब से डाटा हो गया, और ये 430 केजी के हिसाब से। तो मुझे क्या करना है, इस 400 को 430 केजी के हिसाब से कन्वर्ट करना है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से कन्वर्ट करना। नाम दिया गया न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसका यूज नहीं करा जाएगा, जहां जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे वो न्यू लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल होने के लिए यहां भी 430, यहां भी 430 होना चाहिए था। अच्छा, पीछे वाले में क्यों निकाला? क्योंकि कंपेरेबल था, इसलिए इधर न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की नीड नहीं थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर थे। इसलिए तो ध्यान देना है कि अगर नीचे वाला बराबर नहीं है तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी, और अगर ऊपर वाला बराबर नहीं है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यही कंसेप्ट है। अब सर न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टाइप 4 पे आ जाओ। ऊपर वाला भी अलग है तो कहता है कैलकुलेट करो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और सर नीचे वाला भी अलग है तो कैलकुलेट करो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आई बात समझ में? तो अगर नीचे भी डिफरेंस आ रहा है और ऊपर भी डिफरेंस आ रहा है तो ऊपर वाले से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी और नीचे वाले से न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी। क्योंकि क्योंकि मेरी बात समझिए, क्योंकि नीचे डिफरेंस आने का मतलब क्या है? अब आप कहोगे सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग से आ गई तो ये दोनों सेम होनी तो ये लेंगे, पर ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। ये 400 के हिसाब से डाटा है, जबकि एक्चुअल मेरे को 450 के हिसाब से दे रखा है, तो मुझे भी 450 के हिसाब से करना पड़ेगा, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना, तभी तो वेरिएंस आएगा। इसलिए ध्यान रखना, अब ये लॉजिक लगाना कि अगर मेरा नीचे वाले में डिफरेंस आ रहा है तो इस वजह से मेरी न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। ये डाटा 400 के हिसाब से है, ये डाटा 450 के हिसाब से है, और ऊपर वाले में अगर डिफरेंस आता है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी, जैसे आप निकालते बारे में। अब मुझे आपको एक नई चीज सिखानी है, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालें। दोस्तों बुक के अंदर है बहुत बड़ा फॉर्मूला, बुक के अंदर है फॉर्मूले, और मैंने आपको कोई भी चीज फॉर्मूले से समझाई ही नहीं है कभी। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद मत करो, और मैंने ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी आपको फॉर्मूले से नहीं समझाया। मैंने आपसे हमेशा ही समझाते हुए आ रहा हूं कि रेशियो के हिसाब से आप बांटना, फॉर्मूले के हिसाब से मत कर। अगर आप फॉर्मूला देखते रहेंगे तो चीजें खराब हो जाएगी दोस्त। देखिए न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालनी है, हम इसका यूज करेंगे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे दोस्त? यूनिटरी मेथड का। मैं यहां पर लिख रहा हूं न्यू स्टैंडर्ड, कैलकुलेटिंग न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस एक चीज का ध्यान देना है आपको, बस अब नॉर्मल लॉस वाले केस के अंदर, नॉर्मल लॉस वाले केस के अंदर आपके पास 2 आउटपुट होते हैं, एक बिफोर नॉर्मल लॉस और एक आफ्टर नॉर्मल लॉस। बिफोर नॉर्मल लॉस अगर होता है और उसमें डिफरेंसेस आते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उससे रिवाइज निकालना, और आफ्टर नॉर्मल लॉस में अगर डिफरेंस आता है तो न्यू निकालना, बस। फिर न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, वो हर जगह फिर न्यू ही चलेगा, फिर ओल्ड वाले को नहीं देखेंगे। अब न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बॉक्स बना के समझाया था ना, उस बेसिस पर निकालेंगे। दोस्तों फॉर्मूला बहुत बड़ा है और कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, याद करें क्यों? मैथ का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ का मुझे क्या करना है, आप ऐसे समझिए, सिर्फ 400 केजी में 200 केजी मटेरियल ये है, 150 केजी मटेरियल भी, और सही, क्योंकि इसी चार देखिए 50 केजी का लॉस है वो इन्हीं में से तो है। तो अब आप कहोगे यार 400 केजी में 200 ये 150 ये तीन मिलाकर तो 450 होता है, 50 नहीं होता। पर 400 कैसा आया? 50 केजी का लॉस आया ना, और ये लॉस इन्हीं में से तो कहीं ना कहीं होगा।
तो मैं ये कह सकता हूँ ये 400 केजी में कुछ पार्ट मटेरियल ए का होगा, कुछ पार्ट बी का और कुछ पार्ट सी का, लॉस इंक्लूड करके। ठीक है, तो इस बेसिस पर निकालेंगे, मटेरियल ए के हिसाब से निकालता हूं। देखिए अगर मटेरियल ए की बात करूं तो सर 400 केजी टोटल है, मटेरियल ए है 200 केजी। तो 400 केजी का रिलेशन किससे बन रहा है? मटेरियल ए से। और मुझे कितने में कन्वर्ट करना है? 430 में कन्वर्ट करना है, राइट। मुझे 430 के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो 400 केजी टोटल मटेरियल यूज हुआ, उसमें 200 केजी लगभग मटेरियल ए था। तो मुझे बताओ 430 केजी अगर मटेरियल यूज होता तो उसमें कितना केजी मटेरियल ए लगता? मेरी बात समझे, ये है टोटल। अगर मेरे पे टोटल 400 केजी, 400 रुपए मेरे खर्च हुए, उसमें 200 रुपए खर्च हुए मटेरियल ए के, ऐसा समझो 400 रुपए टोटल खर्च हुए, उसमें से 200 रुपए मटेरियल ए के लिए खर्च हुए। तो सोचो अगर ये 400 की जगह 430 खर्च होता तो मटेरियल ए का हिस्सा क्या होता? तो मेरी जेब में 500 रुपए थे और मेरी जेब में 500 रुपए थे, इसमें से मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, 300 रुपए खर्च कर दिए एक शर्ट लाने में। पर सोचो अगर मेरी जेब में 500 की जगह पर 600 होते, 700 होते, तो मैं कितने की शर्ट खरीदता? कुछ ऐसा समझिए। तो अगर मेरे पे पैसा ज्यादा होता तो शर्ट भी उसी अनुसार खरीदता। इसी तरीके से अगर मेरे पे 400 केजी मटेरियल लगा टोटल, उसमें से 200 ए का है, 400 के हिसाब से 200 लगा ए, तो 430 के हिसाब से ए कितना लगता? बस यही समझना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स को उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा 400x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 430 मल्टीप्लाई बाय 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक्स की वैल्यू आ गई 430 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, एक्स यहां पर आ गया। तो हमने क्या करा, अपना जो स्टैंडर्ड था, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो 400 केजी के हिसाब से था, पर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे चाहिए? एक्चुअल के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल की एक्चुअल के हिसाब से कितनी होगी, निकाल दिया। 430 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4, 215। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि अगर 400 केजी में 200 का मटेरियल है तो 430 में 215 का मटेरियल होता। सिमिलरली फॉर मटेरियल बी एंड सी निकाल लेना। और बताइए मैंने कोई फॉर्मूला आपको समझाया क्या? नहीं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अलग अलग तरीके से चीजें दे रखी होती है, कभी फॉर्मूले लगाते हैं, कभी पता नहीं डिफरेंट तरीके से करते हैं। नो फॉलो मत करना उसको, एक ही तरीका फॉलो करना। क्या पेपर में ले सकते हैं? बिल्कुल करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलरली फिर से आ जाओ, 400 केजी टोटल था, उसको कन्वर्ट करना है 430 केजी में। अच्छा 400 केजी में कितना मटेरियल ए लगा, बी लगा 150, ये बी मटेरियल है, ये टोटल में है। तो बताओ 430 में कितना लगता? कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इसका आंसर निकाल के देखेंगे आप, मटेरियल ए, ये टोटल में और ये सी मटेरियल है। चार सौ केजी में अगर 100 केजी सी लग रहा है, तो अगर सोचो 400 की जगह 430 केजी होता तो कितना सी लगता? 400x 430 इंटू 150, एक्स इक्वल टू 430 इंटू 150 डिवाइड बाई 4, 43 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 4, 161.25। ये आगे नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सिमिलरली इसका भी करो। एस की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 430 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 430 डिवाइड बाई 4, इसकी वैल्यू होगी 107.5। ठीक है सर। और सर अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 430 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लॉस भी तो कंसीडर करा जाएगा, राइट। कुछ पार्ट ऑफ लॉस भी तो कंसीडर करा जाएगा। जोड़ के देख लो आप, ये आएगा 483.75 आ रहा है ये इन तीनों को जोड़ने पर। अब कुछ पार्ट ऑफ लॉस भी तो कंसीडर करा जाएगा, जो लॉस दे रखा है, तो वो लॉस कंसीडर करके वो लॉस होगा लगभग 53.75। सर कैसे निकाला? ये पता है ऐसे निकलता है, वैसे तो नीड नहीं है। ये देख लो इसका कितने परसेंट लॉस हुआ, 450 50 कितना परसेंट लॉस है? 11.11% लॉस है। तो 483.75 में 11.11% माइनस कर दो, 430 एग्जैक्ट आ गया। देखो
अब देखो ना ये कितना परसेंट लॉस हो रहा है, ये बेसिकली एट द रेट 11.11% लॉस है ये वाला, ये इसका, ठीक है, उसको मत इंक्लूड करो, इसका 11.33%। मैं आपको सब समझा रहा हूँ। तो हमने क्या निकाला था भाई, इन तीनों को जोड़कर 483.75 आया था, राइट। अब इनमें से 11.33% लॉस कंसिडर हटा दो तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, 330 430 में आ जाएगी, 11.1111%, 430 एक्जेक्टली। तो वो हमने क्या करा, अपने स्टैंडर्ड को, जो स्टैंडर्ड मेरे को 400 केजी का दे रखा उसको 430 के हिसाब से कन्वर्ट करा, तो मटेरियल ABC इन तरीके से यूटिलाइज होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आप ऐसे कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो, देखो 215, 161.25, 107.50 क्या जाएगा, 483.75, फिर 50.75 का, 53.75 का लॉस, और फिर लास्ट में 430 जो मैं चाहता था स्टैंडर्ड एक्चुअल सेम हो जाए, इस तरीके से। समझ में आया। तो मेन कहानी क्या है, मेन मुद्दा ये है, ऊपर में डिफरेंस, ऊपर से क्या निकलेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर नीचे डिफरेंस आता तो क्या निकलेगा, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर नीचे बराबर है तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही न्यू वही रहेगा। आइए सर, तो ये कॉन्सेप्ट ने समझा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले करेंगे 41। पहले मैं 41 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको डाटा को प्रेजेंट करना सिखाता हूं। क्या आ गया सी, स्टैंडर्ड, क्या आ गया जी, एक्चुअल, ये आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये पेपर में मत करना आप, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, बट इसलिए टाइम वेस्टिंग होता है एक तरीके का। क्यों, क्योंकि सर ये डाटा में पहले से गिवन है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 120, 180 दो टाइप के मटेरियल है, मटेरियल एक्स एंड वाई। और क्वेश्चन देखना 5 मिनट में सोल्व हो जाएगा। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, दो टाइप के मटेरियल है, एक में 120 केजी है और एक में 80 केजी है, तो कितना केजी हो गया, 200 केजी। प्राइस क्या दे रखा है, 25 और 50, 25 दे रखा है और ये 50 दे रखा है। अब आ जाओ एक्चुअल में। एक्चुअल में देखो 110, 90, 110 केजी ये है और 90 केजी ये है, क्या आ गया 200 केजी। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो क्या मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की नीड है, नहीं। क्यों, निकाल के देख लो, ये दो एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांट लो। क्या आएगा सर, ये आएगा आपके पास 4 2 8, 4 3 12, 3:2। जब 200 को 3:2 में बांटोगे तो 120, 180, यही तो आया। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप करोगे, जब निकालोगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही आएगा, क्या, वही 120, 80। इसलिए तो कह रहा था कि नीड ही नहीं है निकालने की, क्योंकि ऑलरेडी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आप कह रहे हो कि भाई नीड नहीं है तो मैं निकालूंगा नहीं। निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा टाइम बचा रहा था आपका। निकालना चाहो तो निकालो, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांट लो, अलग से दिखा देना यहाँ पर स्टैंडर्ड रेशियो। 120 रेशियो 80 का हो गया 3:2। जब बांटोगे तो वही जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही रिवाइज बन जाएगी। केस नंबर 2 आ गया, ठीक है ना सर। यहां से लेस कर लो लॉस, लॉस क्या है जी 60 और उसमें कितना है 50, 60 केजी और यहाँ पर है 50 केजी, ठीक है जी। क्या आ गया जी, ये 140 केजी आ गया और ये 150 के। अब जरा बताओ ये दोनों डिफरेंट है तो क्या निकालनी होगी, कैलकुलेट न्यू स्टैंडर्ड रेशियो। निकालो, पुरानी से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुरानी क्या बन गई, रिवाइज बन गई। तो हम निकालेंगे कैलकुलेटिंग न्यू स्टैंडर्ड रेशियो, ओ न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अभी मैं आपको बता दूंगा मटेरियल ए के हिसाब से कैसे निकालोगे, मटेरियल ए के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे। बना लो बॉक्स, छोटे छोटे बना लो जल्दी से। सर 140 केजी है, पहले 140 केजी में 120 किसका है, तो बताओ 150 केजी में कितना होगा। ठीक है सर, एक ये हो गया। दूसरा मटेरियल बी के अकॉर्डिंग, इधर देखो 140 में अगर 80 ये है, 140 केजी टोटल, उसमें 80 के लगभग कितना है मटेरियल वाई, तो 150 केजी में मटेरियल वाई कितना होता है ना।
सीधा एक्स की वैल्यू लिख दूं दोस्त, तो यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कुछ नहीं करना, 150 को 120 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड 140 कर दो। कैलकुलेटर है सर आपके हाथ में, बड़ी कैलकुलेशन। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, 150 मल्टीप्लाई 120 और डिवाइड कर देंगे 140 से। यह आ गया भाई 128.5714, यह आ गया सर न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स। ठीक है जी, अब ये वाली लेनी है आपको, जहां जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलेगा वहां ये लेनी है। इसके बाद इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 140 से डिवाइड कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 140, क्या आएगा 85.7142। इसलिए होता है, इसलिए आपको मैथ पढ़ाई जाती है फाउंडेशन में हर जगह पर। आप कहते हो ना यार मेरा तो कॉमर्स है, मैं तो अकाउंट पढ़ूंगा, मैथ क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, इसलिए पढ़ा रहे हैं। आ रही है ना जरूरत, यूनिटरी मेथड चौथी क्लास का कंसेप्ट है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है चौथी पांचवी छठी में। यूनिटरी मेथड बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक अगर मैं एक चॉकलेट 5 रुपए की लाया तो बताओ 10 चॉकलेट कितने की आएगी, अगर 10 चॉकलेट 50 की तो एक कितने की। क्या है ये, यूनिटरी मेथड है दोस्त, और ये आपका कहां तक काम आता है, फाइनल तक। ये आ गया न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब क्या होता है सर, भूल तो नहीं गए, ट्रिक याद है कैसे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी ओ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, सब कुछ आपके हाथ में है। कर लीजिए सो, ये मटेरियल एक्स है और मटेरियल वाई है, टोटल करो, नाम दो इनको, एक दो, रेड से दे देता हूँ ना ऐसा, मिनट में सोल्व हो गया, 1 2 3 4, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही आती है स्टूडेंट को कि कब न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है और कब रिवाइज निकालनी है और कौन सी क्वांटिटी वो लेकर निकालनी है, ये होता है सारी। लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस कौन सी सर, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड जो ओल्ड देखिए वो रिवाइज बन गई। कैसे करोगे, इधर सॉल्व कर लो, न्यू है 128, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है ना, थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। 128.5714, थोड़ा सा अप्रोक्स आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट में आया है। रिवाइज स्टैंडर्ड न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 25 स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 25 कर दिया, ये आ गया सर 3214, 3214.285। ठीक है सर, इधर आ जाओ, 85.7142 मल्टीप्लाई बाय 50, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये रिवाइज बन चुका है 50, ये आएगा 4285.71, 4285.71, थोड़ा सा अप्रोक्स आएगा, जोड़ ले 3214.285, क्या आएगा 7499, मतलब 7500। और आप इसको सोल्यूशन मॉड्यूल में देख लो, मैं आपको बता देना, आप कहोगे कि सर ये कैसे करवा दिया, पहले टोटल निकाला नॉर्मल से फिर इसको कन्वर्ट कर लिया, और आप ऐसे ही क्वेश्चन किसी दूसरे में देखोगे वहां अलग करा होगा, एक में आपको आसान लगेगा एक मुश्किल लगेगा, पर एक ऐसा तरीका जो मैंने आपको बताया ये हमेशा सेम है हर क्वेश्चन के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी न्यू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही है ना सेम, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 120 इंटू 25 3000, और क्या आ गया 3000, और 80 इंटू 50 ये आ गया 4000, 4 5 6 7000। उन्होंने क्या करा 7000 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 150 कर दिया, 7000 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 150 कर दिया, 7500 आ गया, ऐसा करा उन्होंने। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, पर अगले क्वेश्चन में कुछ और करा होगा, ऐसा है ये हिसाब किताब। उनको आंसर देने से मतलब है, क्योंकि उनको थोड़ी ना समझाना एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट को आंसर दिखेगा वो कहेगा अरे यार ये कैसे करा हुआ है, वो अपना वही क्वेश्चन में वो रट लेगा उतने में वो वाला पार्ट। एक सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट क्या करेगा, आंसर देखेगा वो कहेगा अच्छा ऐसा करा हुआ है, ठीक है ऐसे ही होता होगा, फिर अगले वाले क्वेश्चन में अरे इसमें तो अलग करा हुआ है यार, यहाँ अलग रटेगा वहां अलग रटेगा। ये होता है क्लास का डिफरेंस, क्लास लेना ना लेने में फर्क। एक्चुअल प्राइस कितना दे रखा है, नहीं देखा एक्चुअल प्राइस 30 और 45 दे रखा है दोस्त, मैं लिखना भूल गया, 30 45 करो आप। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है सर 110 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 110 इंटू 25 2750, 2750, और 90 इंटू 50 4500,
तो 2750 प्लस 4500 ये आ जाएगा 7250। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 110 इंटू 30 3300 और 90 इंटू 45 4050। 3300 और 4050। सर अब ट्रिक तो समझाने की जरूरत नहीं है ना आपको। 7350 कर लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये लिख लेना बस आप। 1 में से 4 माइनस होगा, फिर 3 में से 4 माइनस होगा, फिर 1 में से 3, फिर 2 में से 3 और फिर 1 में से 2। ठीक, अगर भूल गए तो रिवाइज करो, वैसे तो नहीं भूलोगे। अब माइनस कर लो, डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट 7500 माइनस 7350, 150 रुपये फेवरेबल। फिर 3 में से 4, 7250 माइनस 7250 माइनस 7350, 100 एडवर्स। अब यहां से 7500 ये आ गया 250 फेवरेबल, 250 में से 100 जाएंगे 150 आ जाएगा। इन दोनों से माइनस करेंगे 250 एडवर्स और इन दोनों से माइनस करेंगे 250 फेवरेबल, 500 फेवरेबल। मैच करेंगे सर अपने बुक का आंसर इसमें से। ठीक है सर, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पहले कौन सा क्वेश्चन करा भी है, 41 करा ना हमने, क्वेश्चन नंबर 41 करा हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में हमें डाटा वही बनाना पड़ता है सर, चीजें ना बनानी पड़ेगी हमें। इसमें तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी खैर, पर इसमें आपको जरूर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज में कुछ दे रखा है। वो ये कह रहा है जेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये स्टैंडर्ड डाटा दे रखा है, नीचे एक्चुअल दे रखा है आपको, सीधे सीधे कह रहा है एक्चुअल आउटपुट है 330 केजी। एक्चुअल आउटपुट आपका 330 केजी है। कहता है मटेरियल एक्स है 60% और मटेरियल वाई है 40%। प्राइस आपको दे रखा है 60% 40% किस बेसिस पर है, एक्चुअल के हिसाब से। किसके हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से। फिर 20% आपको लॉस दे रखा है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। ठीक है सर, मटेरियल वाई के शॉर्टेज की वजह से हमारे को लॉस हो गया। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट आपको दे रखा है मटेरियल एक्स, ये रहा जो है डाटा, पहले वो डाल लेते हैं। ठीक, चलो ये आ गया मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड डाटा, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। ये आ गया सर एक्चुअल, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। फिर आ जाएगा सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें चाहिए होता है। यहां से हम टोटल करेंगे, इसके बाद यहां से लेस करेंगे लॉस, 20% कह रहा है वो। उसके बाद का जो बचेगा वो आउटपुट होगा। ठीक है सर, ये आउटपुट होगा। अब दिया क्या है हमें, सबसे पहले तो ये देखो, ये दे रखा है केजी और ये दे रखा है प्राइस एक्चुअल 210 190, 210 190 और दे रखा है सर 16 और 10.50, 16 और 10.50। अच्छा ये कितना हो गया, 210 और 190, 400, 400 केजी। 20% लॉस ले लो और नहीं, 400 केजी हुआ और 20% आपका लॉस हो गया इसमें, नहीं एक्चुअल आउटपुट तो 330 केजी है ना। परसेंटेज जो है सर इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ सीधे सीधे रखा है एक्चुअल आउटपुट है 330 केजी। डायरेक्टली यहाँ पर 330 केजी लिखेंगे और इन दोनों के डिफरेंस से लॉस निकालेंगे, 400 माइनस 330 तो 70 केजी का यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलता है। परसेंटेज क्यों नहीं अप्लाई होगी, परसेंटेज इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें डायरेक्टली एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं परसेंट अप्लाई करूंगा तो गलत आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि 20% का मतलब होता है 80 केजी का लॉस, में 330 आना 320 आएगा, जबकि एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है। सर जो गिवन है उसको कंसिडर करा जाएगा ना, अलग से थोड़ा निकालूंगा मैं आपके लिए। ठीक है सर, जब गिवन नहीं होता तो 20% अप्लाई करता और 80 करके 320 कर देता, पर वहां पर 330 गिवन है तो दोनों के डिफरेंस से फिर लॉस आएगा, इधर अप्लाई हो जाएगा 20%। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 330 केजी, एक्चुअल आउटपुट जो दे रखा है 330 केजी दे रखा है सर। अब क्योंकि यहाँ पर इनका यूनिट तो दे रखा, तो ये 60% 40% किस पर अप्लाई, कौन से बेसिस पर अप्लाई होगा, 330 का। तो मुझे यहां से लेकर चलना पड़ेगा, 330 केजी ये दे रखा है क्योंकि सर मेरे को ये नहीं पता, आप खुद समझिए कि हमें ये नहीं पता कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है, क्योंकि वो दे रखा है परसेंटेज, और परसेंटेज किस पर अप्लाई होगी, एक ही आउटपुट दे रखा है उन पर अप्लाई होगी।
ठीक है जी, ये 20% है, तो ये 20% है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ये 100% हुआ, इसमें से 20% माइनस हो, तो ये 80 के बराबर होगा। एक ऐसा समझो, और ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट चैप्टर, वहां पर आपने देखा होगा कॉस्ट प्राइस, लोडिंग, इनवॉइस प्राइस। तो अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर है, 20% उसमें लोडिंग हट गई, मान लो कोई एक स्टेप ट्रक होगी, माइनस कर लेते, लॉस हो गया, लॉस माइनस कर गया, तो बचेगा क्या, 80%। तो अगर ये 80% के बराबर है दोस्त, तो 100% के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 80 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, आ जाएगा। और अगर आप लॉस लाना चाहते हो, तो ये अगर 80% के बराबर, तो 80 से डिवाइड, 20 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा समझिए कि यहां पर ऐसा क्या अमाउंट डालू जिसमें 20% लेस करने के बाद ये आ जाए। तो ऐसा मत करना कि इसमें 20% ऐड कर दो सर, नहीं, इसमें 20% ऐड कर दोगे तो गलत है, आपके कंसेप्ट कमजोर है। 330 में 20% ऐड करोगे, ये नहीं आएगा, करके देख लो, 330 में 20% ऐड करोगे, ये करोगे, इसमें से 20% माइनस करोगे, ये भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा समझो कि ये 100% के बराबर होगा, उसमें से 20% लेस हुआ होगा लॉस, फिर ये 80 के बराबर आया होगा। तो अगर मैं 330 कहता हूं ये 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, तो 330 को 80 से डिवाइड करा, 1 के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, 100 के बराबर आ गया, 412.5। अब आप देख लो 412.50। अब इसका 20% निकालो, देखो 20% 82.5 माइनस करो 330, आया ना। ऐसे तो ऐसे सोचना पड़ता है कि अगर ये 330 यहाँ पर आउटपुट दे रखा है और ये इसमें 20% लेस करके आया है, तो ये कहीं ना कहीं 100 होगा, ये 20 और 80 के बराबर होगा, तो हमने 100 के बराबर निकाल लिया। अब इस 412.50 आएगा, अब इसका 60 और 40 निकाल लो सर, 60% और 40%, तो 412.5 का 60% आपके पास आ गया 247.5। बस ये बनाना पड़ता है इसमें, बस इसमें नया चीज है यही, 412.5 का 40% निकाल लो, क्या आ गया 165। बस ये चीज बनानी थी, इसके बाद तो आप कुछ भी नहीं है, आप निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी, सिर्फ रिवाइज निकालो और खत्म। स्टैंडर्ड प्राइस बता दो कितना हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस है 15-10, ये आ गया 15 और ये आ गया 10। निकालो सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो, वो आ गई 247.50 रेशियो 165। कट सकता है क्या 247 को, 247.50 को 5 से डिवाइड, कट रहा है, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड, ठीक है, 25 से डिवाइड करा तो 9.9 आया, और 165 को 25 से डिवाइड करा तो 6.6 आया। 3 से डिवाइड करेंगे 2.2, 3.3, ये लो सर 3.3 रेशियो 2.2, ये बनी है सर रेशियो, क्योंकि वो ना पॉइंट पे था इसलिए। बता दो किससे डिवाइड करा डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 75, डायरेक्ट 75 से डिवाइड कर लो। 247 डिवाइड बाई 247.50 डिवाइड बाई 75 करोगे 3.3 आएगा, 165 डिवाइड बाई 75 करोगे 2.2, 3.3 रेशियो 2.2 कैसे निकालोगे, निकाल लो सर। 400 kg, 400 kg को इस रेशियो में बांटना है 3.3, इन दोनों को जोड़ेंगे 5.5, और 400 kg को 2.2 डिवाइड बाई 5.5 रेशियो 400 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 3.3, ये आएगा 239.9, 240 कर दे रहा हूँ, और 400 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2.2, क्या आएगा 160, 4 240 प्लस 140 बन जाएगा 400, खत्म। बस ये डाटा निकालना था जो आपको निकालना था, बाकी सब सही में, न्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है, ये दोनों अलग होगा तब न्यू निकाला जाएगा, रिवाइज ये तो हमेशा कैलकुलेट होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब क्या करोगे, अब ये चीज करो, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
डिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, ये आ गया 1 2 3 और 4, निकाल लीजिए। सर ये स्टैंडर्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 247.5 मल्टीप्लाई बाय 15, 371 3712.5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1650 आ गया, 1650 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 5362.5 बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोरा 240 इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस 15, 3600 और 160, क्या आएगा 3600 और ये आ जाएगा 1600। बावन सौ। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस 210 15, 210 मल्टीप्लाई बाय 15 3150 और 1900, 3150 और 1900, 50 50। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस 210 इंटू 16 3360 और 190 इंटू 10.50 1995 5355 निकालो सर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 में से 4, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 में से 4, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 में से 3, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 2 - 3 और मटेरियल यील्ड वेरिएंस 1 - 2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इस तरीके से मैंने आपको ये खत्म करा दिया। अब आपका कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं समझ पाओ, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। 5362.5 माइनस 5355 7.5 फेवरेबल, बस 50 50 5355 305 एडवर्स 5362.5 माइनस 50 50 312.5, 312 में से 305 जाएंगे 7.5 आएगा। बहुत बढ़िया। 5200 माइनस 50 50 150 फेवरेबल, 5362.5 माइनस 5200 162.5 फेवरेबल। दोनों को जोड़ोगे 312.5, ये है सर आंसर। मैच कर लीजिए आप। ठीक है सर, 2 ही क्वेश्चन हो पाए सर आज। थोड़ी क्लास लंबी भी हुई पर 2 क्वेश्चन हो पाए। 1 घंटे की क्लास ले ली हमने। 2 क्वेश्चन क्यों हो पाए? क्योंकि सर मैं वो 2 क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। दिक्कत ये है कि इसमें मुझे कंसेप्ट समझाने में समय लगा। मैं सोच रहा था पहले कि मैं सीधा ही क्वेश्चन में कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार चलो पहले कंसेप्ट अलग से बताऊं फिर कॉन्सेप्ट कराऊं, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आपका होमवर्क है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जितने भी मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन है सब करके आने हैं आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जितने भी मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन है, ये हो गया। लेबर के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, मैं इस क्लास में करा दूंगा। होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में लेबर आ गया। ढूंढ लेना यार आप, है ना, मैं क्या बताऊं, मैं ढूंढ लेना आप खुद से ही कौन कौन से मटेरियल क्या है वो कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चन और करेंगे। 2 ही क्वेश्चन हो पाए। 41 तक कर लिए ना, 42 से स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।